हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2022 में हुए यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के जीएस के पेपर को। ठीक है, और इससे पहले हमने पीवाईक्यू के तहत 2023 वाले पेपर को देख लिया था और इसी तरह एक एक वीडियो करके हम कंप्लीट पीवाईक्यूज को देखेंगे पिछले 10 वर्षों के, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा 2023 वाला, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त हमारी जो प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज चल रही है, आप लोग उसको भी देखें। वो बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के, और वहाँ से आपको एक छोटे छोटे मिनट को आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो कम से कम आपको 2 से 3 सवाल उस एक ही वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर में जो आई दृष्टि आती है उसको मैं करा रहा हूँ एक एक कर सारे इंपॉर्टेंट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम इस पीवाईक्यूज की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कंप्लीट 2022 के पेपर को। जो हमारा पहला सवाल है वो ये कहता है, ये पॉलिटी का सवाल है और इसमें पॉलिटी की समितियां दी हुई हैं और इन समितियों का गठन नियुक्ति का वर्ष क्या था वो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ये पंचायती राज वाली सारी समितियां हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में ही किया गया था, सामने ही मिलान करना है। अशोक मेहता का समिति का गठन जो है वो 1977 में हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। तो ये सारी आमने सामने ही मिलान करनी थी और ये समितियां जो है पंचायती राज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम को देखते हुए। तो आप लोग ये पूरी व्याख्या दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एकदम रट लीजिएगा। और किसके अभी तो जैसे ये मिलान करने को दिया ABCD, और कई बार ये सवाल ये लोग इसमें से 3 समितियां कोई भी उठा के दे देंगे और उसमें कालानुक्रम लगाने को आपको दे देगा कि किसके बाद कौन सी आई। तो आपको एक एक समिति का वर्ष याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, DDT जो डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन है, ये क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है या गैर प्रदूषणकारी गैर प्रदूषक है? तो ये जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। ठीक है, यानी कि ये डिग्रेडेबल नहीं होता है, ये अपघटन नहीं होता है होने वाला ऐसा पोल्यूटेंट है। क्या? DDT। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल HIL इंडिया लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान एसेंटीसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, वही करती है। यानी कि DDT पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में बनता है और यह ऐसा प्रदूषक है जो कभी भी अपघटित नहीं होता और इस श्रेणी के प्रदूषकों में पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है। ठीक है, पारा और सीसा जो प्रदूषण होता है वो DDT की श्रेणी में हम रख सकते हैं। अब हम अगले तीसरे सवाल को देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल, ये जनजातियां दी हुई हैं और उनके स्टेट दिए हुए हैं और ये दो आपको बताना है कि इनमें से कौन 2 सही सुमेलित हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1 और 4, यानी कि जो केरिया जनजाति है वो उड़ीसा में पाई जाती है और जो पालियान जनजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो यान्दी है आपकी वो राजस्थान में नहीं है और कुकी भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि जनजातियों से सवाल खूब सारे बनते हैं। आप लोग देखिए, कुकी जनजाति जो है, और कुकी तो अभी न्यूज़ में थी बहुत सारी, आपने देखा कुकी और मैतेई समुदाय को लेकर ही मणिपुर में जो झगड़ा चल रहा है। तो कुकी समुदाय ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की आपके ऑप्शन में क्या था कि उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं पाई जाती। कुकी जनजाति मिलती है आपके त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, और मेनली ये पाई जाती है मणिपुर में। और यान्दी जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलती है, ना कि उड़ीसा में। ऑप्शन में आपके उड़ीसा था। तो ये सारी जो व्याख्या दी हुई है इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी करके आपको इनको रटना है क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं, लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर, कोयला। तो इसमें जो आपकी जो परमाणु ऊर्जा है वो बायोमास से नहीं बनता है। बायोमास का मतलब होता है जिसमें मतलब गोबर, कोयला, लकड़ी, ये सब कहीं ना कहीं प्राकृतिक एलिमेंट, बायोमास का मतलब जो प्राकृतिक एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है कि जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से बनते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं।
परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इससे बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 75% होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बायोमास में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो मीथेन होती है। अगले सवाल पे हम आ गए और अब हम देखते हैं पांचवें सवाल को। हमारा पांचवा सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तकी का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो ये रखा था ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी ने। ये आप याद रखेंगे। इस टाइप के जो मेडवल इंडिया के सवाल बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन काफ़ी टफ होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, ये टफ श्रेणी में गिने जाते हैं। इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि अगली बार अगर आए तो आप गलत ना करें। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ जो है यही पूछा जा सकता है शुक सप्तमी किसका ग्रंथ है? तो चिंतामणि भट्ट ने लिखा है। इसका फारसी अनुवाद का नाम जो है वो तूतीनामा था और इसको ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। और 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करते थे, जो मूलतः फारस का चिकित्सक था और सूफी संत भी था। ठीक है, याद रखना ये भारत के रहने वाले नहीं थे, ये फारस के थे लेकिन ये रहते भारत में थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको कहते हैं उसका ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी समिति करती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। तो वो लोक लेखा समिति करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो कैग की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है। अब कैग के बारे में इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। यानी कि लोक लेखा समिति जो है इसके बारे में आपको जानना है कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा में। और इसका अध्यक्ष एक मतलब विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होता है उसका विपक्ष का नेता होता है। ये किसी संविधान में वर्णित नहीं है, ऐसा परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और अगर हम कैग की बात करें सीएजी, तो कैग किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 148 के तहत भारतीय संविधान में इसका वर्णन मिलता है। अब हम नेक्स्ट 7वें सवाल को देखते हैं कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ एवं जल ऊर्जा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम 2022 में शुभारंभ किया? तो इसका जवाब कर्नाटक है, लेकिन ये चूंकि करंट का सवाल था उस समय तो आपके काम का नहीं है। पर ऐसे अगर देश में प्रथम कुछ बनता है, कोई राज्य आता है या शुभारंभ करता है तो पूछा जाता है। तो इस टाइप का जब आप करंट पढ़ेंगे तो इस टाइप के करंट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो करंट के सवाल होंगे मैं आपको बताते चलूंगा कि इनमें से क्या याद रखना या फिर इसको छोड़ देना। ठीक है, ये इंडिया स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग है। ये भी करंट का सवाल था, 2020 में प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मिलान करना है कि किस शहर को किसके लिए चुना गया है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर दिखाते हैं क्योंकि उस समय करंट में था, तो आपको अभी रटना नहीं है। ठीक है, संस्कृति के लिए इंदौर को, शासन के लिए वडोदरा को, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति को, नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल को चुना गया था। ठीक है, अब अगला है, भारत में कृषि क्षेत्रों में फर्मों की सब्सिडी में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये मतलब कथन दिए हैं बड़े बड़े से, ऐसे सवाल आते हैं आपके में। ठीक है, ये क्या हो गया, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम कथन को चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि इसमें से क्या सही क्या गलत है। फर्म सब्सिडी पे सवाल करना है। ठीक है, तो पहला है, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। अगला है, किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी को अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां जो है सब्सिडियां हैं वो अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। अब इसकी हम देखते हैं, आपके कूट क्या दिए हुए हैं, ये आपके विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन इस सवाल में जो सारे विकल्प दिए हैं विकल्प ही गलत थे। ठीक है, तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था 1 और 4 को, पर हालांकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये इतनी सारी व्याख्या दी हुई है, इसमें दूसरा और चौथा कथन भी गलत है, तो इसलिए गलत हो जाता है। क्यों गलत है, इसके लिए चलिए व्याख्या को पढ़ते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूटें प्रदान की जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन पर दी जाने वाली सब्सिडियाँ आती हैं। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियाँ आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में दी जाती हैं, जैसे
एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता। अतः कथन 1 सत्य है, परंतु कथन 2 और कथन 4 असत्य है। क्यों? क्योंकि WTO कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं। WTO ना एक मतलब पॉलिसी चला रखी है कि आप किसानों को कितनी सब्सिडी देंगे, उसके लिए वो बॉक्स चला रखा है, ग्रीन बॉक्स या मतलब और रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स। रेड बॉक्स वालों में तो एकदम मना करते हैं, एम्बर बॉक्स में थोड़ा थोड़ा छूट के साथ दी जाती है, ऐसे करके। तो उसी में ग्रीन बॉक्स के प्रावधान के तहत इसमें लिखा गया है कि फॉर्म सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं, परंतु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो और यह सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हो तथा इसमें कीमत समर्थन शामिल ना हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के लिए SND बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट प्राप्त है। ठीक है, ऐसा कथन 3 असत्य हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ें, फिर जाके आप वीडियो बैक करके स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको मैं पढ़ने बैठूंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि और मैंने इसको पढ़ा इसलिए या बताया इसलिए क्योंकि यहाँ से सवाल फिर से बनेगा, ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कि ये सिंपल सा सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। वो एक होता है मतलब वायु प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ। मैं ना एक प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के तहत जितने भी एक्ट है पर्यावरण इन सबसे रिलेटेड उन पे एक वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का, उसमें सारे कवर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्रीलिम्स बूस्टर वाला लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, खैर अभी इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, उसमें भारत ने भाग लिया था और उसी के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल पे आ गए हैं। तो हमारा 11वां सवाल ये है कि 2022 में वो तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो सामिया सुलूहु हसन बनी थी। तो ये सवाल पूछा गया था। ये करंट का सवाल है और हालांकि प्रश्न अप्रैल 2022 में दिया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि मार्च 2021 में सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और यह तंजानिया की उपराष्ट्रपति पहले से थी। ठीक है, खैर ये सवाल आपके लिए काम करेंगे। आपके लिए जो अब लेटेस्ट पिछले 2023-24 में जो भी अगर कोई महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं पर भी बन रही है या कुछ भी अतरंगी सा हो रहा है दुनिया में कहीं भी, इंडिया में भी हो रहा है, तो उस तरह के सवाल करंट में बनते। जैसे भी फ्रांस में गैब्रिएल करके, इमैनुअल गैब्रिएल वहाँ के एक प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं दुनिया के किसी भी देश के। ठीक है, पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं और वो दुनिया के सबसे कम उम्र के भी प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे सवाल बनते हैं। अब खैर ये करंट का था तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और हमारा 12वां क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग में। मैं आपको करंट वाले जो भी सवाल होते हैं इसीलिए उस पर रुक कर थोड़ी सी एक 10-20 सेकंड की चर्चा कर लेता हूं, ताकि आपको करंट के सवाल पता रहे कि कैसे पूछे जाते हैं। खैर हमारा 12वां सवाल क्या कहता है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो ये आपकी 4 ऑप्शन है कि भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। इसमें आपको बताना है कौन सा सूर्य से नहीं होता। तो ये एकदम सा सिंपल सा है, जैसे जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है नाभिकीय ऊर्जा, वो सूर्य से उत्पन्न नहीं होती है। उसके अतिरिक्त आप व्याख्या पढ़ेंगे, बाकी सब में सूर्य की कहीं ना कहीं ज़रूरत लगती। अगला है ओजोन दिवस कब मनाया जाता? वेरी सिंपल, इट्स 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को मनाया जाता ओजोन दिवस। क्यों? क्योंकि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प पारित किया। ठीक है, क्या संकल्प पारित किया? 49-114 के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव किया। और 16 सितंबर की यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। और ये जो हस्ताक्षरित हुआ था ये ओजोन संरक्षण से ही संबंधित था। अब अगला जो हमारा सवाल है वो सूचियाँ हैं। आपने देखा था अगर पिछला वीडियो, तो 2023 वाले में भी यही सेम सवाल आया था सूचियों से मिलान करने को। ठीक है, तो ये जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं उनसे है। आपकी तीसरी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? वो प्रतिज्ञान या शपथ वगैरह से। चौथी अनुसूची राज्यसभा में आवंटन से रिलेटेड है। कहाँ गया?
चतुर्थ अनुसूची, सातवीं अनुसूची आपकी जो है वो आठवीं अनुसूची भाषा से, और सातवीं जो है ये मुझे लगता है ऑप्शन गलत दिया गया, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन स्टेट, हाँ चौथी इससे हो जाएगा और सातवीं इसमें हो जाएगा, क्योंकि सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची, संघ सूची वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस अगर कॉम्बिनेशन को हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है, 2, 1, 4 एंड 3, ये आपका व्याख्या दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, वही चीज़ें सारी लिखी हुई जो मैंने भी आपको बताई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो ये कहाँ करेगा, तो ये जामनगर भारत में करेगा। जामनगर कहाँ है, गुजरात में। तो ये भी करंट का सवाल था, क्योंकि मोदी जी ने WHO को चीफ के साथ मिलकर उस समय ये उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाले सवाल दिए हुए। ये क्या कहता है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, और इसका कारण क्या है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों का अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो जैसा कि आपको पता है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कथन दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। ये ए वाला सही इसमें दे रहा है, ए वाला का मतलब है हाँ, और दोनों सही हो, सही व्याख्या करता। अच्छा, सी में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ठीक है, ए वाला ही सही होगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां नंबर। ये कुछ समितियां दी हुई हैं, सॉरी पर्सन दिए हुए हैं, और उनका संबंध किससे है ये आपको मिलान करना। MS स्वामीनाथन आपको पता है हरित क्रांति से संबंधित है, और MS स्वामीनाथन इस साल और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी भारत सरकार ने इनको भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है, ठीक है। वर्गीज कुरियन ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मोरारजी देसाई आपको पता है आर्थिक प्रशासनिक सुधार से संबंधित है, क्योंकि प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग था वो इन्हीं की उसमें गठित किया गया था, और LK झा जो है बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। यही चीज इस व्याख्या में लिखी गई है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि LK झा का संबंध आर्थिक प्रशासन से है, और मोरारजी देसाई का संबंध बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया। अब अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं कि इसमें बताना कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वालों की बात की गई है, ठीक है। इन्होंने जो शक विजय करी थी उसके उपलक्ष्य में ही इन्होंने रजत मुद्राएं चलाई थी, और ये 33 ग्रेन की हुआ करती थी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए वे शकों के अनुकरण पर आधारित हैं। ये रजत सिक्के समुद्र चंद्रगुप्त सेकंड की शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। इन मुद्राओं का वजन 30 से 33 ग्राम होता था। नेक्स्ट है ऊष्मा गतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है, तो वो है ग्रेफाइट, ठीक है। और इसकी व्याख्या है कि ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसको काला शीशा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि काला शीशा क्या है, तो काला शीशा हम कहते हैं ग्रेफाइट को, ठीक है। और ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फ्लोरीन और कोयला ये सब कार्बन के रूप हैं, ठीक है। अगला है ये भारत के कुछ जलप्रपात हैं और इनकी अवस्थिति आपको बतानी है। तो जो दूध सागर जलप्रपात है वो गोवा में पड़ता है, और ये गोवा में किस नदी पे है, मांडवी नदी पे। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, ठीक है। खंडाधर जलप्रपात जो है ये ओडिशा में आपके पड़ता है, और पलानी जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट हिमाचल में पड़ता है। ये जितने भी फैक्ट वाले ज्योग्राफिक के वीडियो मतलब फैक्ट आ रहे हैं ये आप जरूर रख लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही आपको PYQs के रूप में है, लेकिन ऐसे ही आपको सेम मिल जाएगा आने वाले पेपर में सवाल, ठीक है। तो आप जो ये व्याख्या दी हुई इसको एकदम से रट लिया करिए। अब अगला क्वेश्चन है, टी माल्थस ने डी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो किससे संबंधित है। तो ये आप सबको पता है माल्थस की थ्योरी जो है जनसंख्या से रिलेटेड थी, ठीक है। अब इसकी क्या थ्योरी थी ये भी देख लेते हैं व्याख्या में कि टी माल्थस ने डी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है।
यानी जब जीवन निर्वाह के साधनों से जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या ज्यामितीय दर 1, 2, 4, 8, 16 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री 1, 2, 3, 4 से बढ़ती है। यानी कि माल्थस की जो जनसंख्या थ्योरी थी वो जनसंख्या और खाद्य जो सामग्री वगैरह है उसके संबंधों पर आधारित है, इतना आपको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल का था, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल, ये उस समय करंट में न्यूज़ में था, तो ये करंट का ही सवाल है। ये उस समय कोविड-19 से रिलेटेड एक, उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे बोरिस जॉनसन सॉरी, उन्होंने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करते हुए खूब सारी पार्टियां वगैरह की थी, जिस कारण उनका इस्तीफा वगैरह हो गया था, उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो वही था गेट स्कैंडल, तो उस समय न्यूज़ में था, अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला है बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, ये किससे रिलेटेड है? तो इसमें जो है ना आपका मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया, ये दोनों से रिलेटेड है, तो इसलिए इस ऑप्शन को आयोग ने इसका उत्तर हालांकि डी माना था, ठीक है, डी में माना था। तो आयोग बहुत सारे उत्तर अपने गलत मान लेता है पर बाद में उसको हटाना पड़ता है, तो आप इसका सही उत्तर मानेंगे बी और सी, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया इसका सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और आर्गन। तो आपको पता है आर्गन जो है हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन गैस है, नोबेल गैस इसको बोलते हैं। तो ये जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि आते हैं। ये सारी गैस जो हैं जो ग्रीन हाउस गैस है, इनको आप रट लेंगे क्योंकि ऐसे ही सवाल वहाँ पे भी बनाया जा सकता है नेक्स्ट टाइम। अगला है, फिर ये करंट का सवाल है कि किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो उस समय यूक्रेन से भारत लाया था ऑपरेशन गंगा के तहत। अभी हाल में भारत ने बहुत सारे ऑपरेशन किए, जैसे अभी इजराइल में कुछ ऑपरेशन किया, तुर्की में किया, मालदीव में किया, ये सारे ऑपरेशन जो करंट में, आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है स्वनिधि, पीएम स्वनिधि स्कीम, ये भी उस समय करंट में था बहुत ज़्यादा। ये मतलब जो फुटपाथ वगैरह पे विक्रेता होते हैं, जिसको स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, उनके लिए लाई गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। करंट वाले सवाल को मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो आपको पता है इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब का मतलब उस पर कब्जा है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह 3 देशों का इस पर मतलब अलग अलग स्वामित्व है। वो 3 देश कौन है? ना इंडोनेशिया है, मलेशिया है और तीसरा देश ब्रुनोई है, ठीक है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति बोर्नियो की उत्पत्ति भी ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है और वर्तमान में इसके साक्ष्य इस द्वीप में देखे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये अधिकारी दिए हैं, उनके कार्य क्या थे, ठीक है, ये आपको सम्मिलित करना है। और ये मतलब साउथ की जो प्रशासन व्यवस्था थी साउथ हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड ये चीज़ें दी हुई हैं। तलार का संबंध किससे था? तो तलार है वो रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी होता था। पट्टकोल जो है वो ग्रामीण कर वसूली का अधिकारी होता था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूलता था। सहसादपी जो था वो चोरी डकैती के मुकदमे आदि का अधिकारी था। और बालादीप जो है वो चुंगी का संरक्षण करता था। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ये व्याख्या में भी आप देख सकते हैं। अगला है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? यानी कि शहरों में रहने वाला सर्वाधिक कौन सी धर्म है? तो वो है आपका जैन समुदाय, ठीक है। भारत में जो जैन समुदाय हैं वो सर्वाधिक शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो जैन जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदायों की जनगणना में जैन समुदाय का भारत की जनसंख्या में 0.4% प्रतिनिधित्व है, जिसका सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है, ठीक है। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमने 29 क्वेश्चन कवर कर लिया और इसी तरह करते हुए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरे वीडियोस देखेंगे आप पीवाईक्यूज को, तभी आपको आपके आने वाले एग्जाम में लाभ होगा, ठीक है। ये कुछ समितियां दी हुई हैं, मतलब ये करंट का सवाल है। उस समय चुनाव हुए थे इन राज्यों में और वहाँ पे कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष वगैरह बनाए गए थे। तो आपको ये वाले नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आपको पढ़ने हैं जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए भारत में। मध्य प्रदेश जिसमें राजस्थान वगैरह था, तेलंगाना, ठीक है, मणिपुर नहीं, त्रिपुरा में। तो वहाँ पे जो मतलब त्रिपुरा नहीं, मेघालय में, तो जो नए नए अध्यक्ष बने, कौन चीफ मिनिस्टर बना, यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। ये वाले आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि ये उस समय करंट में न्यूज़ में था। अगला हम देखेंगे कि 31 नंबर सवाल। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। तो हमारा 31 नंबर सवाल कहता है
कि निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है और उनको जनसंख्या के अवरोही क्रम में लगाना है। यानी कि ये गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ, इनमें से घटते हुए क्रम में आपको जनसंख्या के अनुपात को लगाना है। तो अगर इन शहरों की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या यूपी में है वो तो प्रयागराज की है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, जो शहर हमारे 4 दिए हुए हैं, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर की है, तो नंबर 1 पे कानपुर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा ये लखनऊ आ जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पे आपका आएगा गाजियाबाद, और फिर चौथे नंबर पे आगरा आ जाएगा। और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर, यानी कि 53 शहर भारत में ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और उसमें से 7 उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूपी में कितने मिलियन सिटी हैं, तो 7। और अगर इन शहरों की बात करें तो आप देख लीजिए, कानपुर में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद लखनऊ में है, फिर गाजियाबाद में है, और फिर आगरा। यहाँ पे बात आप याद कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे ये सिर्फ शहरों की जनसंख्या ली हुई है, पूरे ज़िले की बात नहीं की गई है। ठीक है, कानपुर शहर में कितनी जनसंख्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। कई बार सही नहीं भी पूछता है, तो आपको ये जो सही और सही नहीं है इसका विशेष ध्यान रखना है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये कलकत्ता में नहीं है, सॉरी ये कलकत्ता में है, यही सही है, बाकी के सभी गलत हैं। क्यों? क्योंकि देव समाज जो है वो बनारस में नहीं है बल्कि लाहौर में है, और भारत धर्म महामंडल ये नई दिल्ली में नहीं है, ये हरिद्वार में है, और राधा स्वामी सत्संग ये लाहौर में नहीं है बल्कि आगरा में है। ये राधा स्वामी वाला जो है वो पश्चिमी यूपी में चलता है, आगरा वगैरह में। ठीक है, ये इसकी व्याख्या दी गई है। आप इसका ये इस टाइप की जो सभाएं हैं इनके मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे, और इनको आप एज इट इज रख लेंगे, क्योंकि आपसे अगले आने वाले सवाल में अगर 4 के चारों नहीं पूछे गए तो कोई 2 पूछे जा सकते हैं, कोई एक, उससे आपको एलिमिनेशन में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम में नगरीकरण, जिसको कि ग्राम में नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया। तो ये जनसंख्या और नगरीकरण जो सवाल है वहाँ से पूछा गया है, तो ये इसको आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज रख लेना है। GS घुर्ये जो हैं, GS घुर्ये, इन्होंने ग्राम में नगरीकरण की बात की, यानी कि गांव को नगरीकृत करने की बात कही। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि गोविंद सदाशिव घुर्ये ने ग्राम में नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को प्रकाशित किया। तो ये बाकी सारे फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो ये उस समय करंट में था, तो ये जो 3 मूर्ति भवन था जो नेहरू जी का आवास था, इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो करंट अफेयर पुराना हो गया उसकी व्याख्या मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो काम का नहीं, पर इस टाइप के करंट आपसे पूछे जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन बना है, ये भी उस समय करंट में था। तो ये जो केरल का कोचीन हवाई अड्डा था ये पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित था। जितना भी रीइन्यूएबल एनर्जी है या सौर ऊर्जा से संचालित कुछ अगर भारत में होता है या घोषित किया जाता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के जल के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। ये भी उस समय करंट में था, और करंट में नहीं था, ये काफ़ी पुरानी योजना थी, उसको पूछ लिया गया था। तो ये हरियाली योजना थी। ठीक है, हरियाली जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन एवं वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, और केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र क्षेत्रक योजना आपको याद रखना होगा। प्रायोजित में केंद्र सरकार चलाती है, लेकिन उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा देता है, और केंद्रीय क्षेत्रक योजना में केंद्र ही सारा पैसा देता है। अब अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं वगैरह पे आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो इस पर पेन से मार्क या गोला करते हुए चलेंगे ताकि इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो इसमें आपको ये राजा लिखे हुए हैं और इनका जो अभिलेख वगैरह है आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सुमेलित नहीं। सर्ववर्मन जो है, सर्ववर्मन, ये गया ताम्रपत्र से रिलेटेड नहीं है। व्याख्या में आप देख सकते हैं सर्ववर्मन जो है
वो असीरगढ़ ताम्रपत्र से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त आपका ईश्वर वर्मन जो है वो जौनपुर से रिलेटेड है। ईशान वर्मन जो है हरहा पाषाण अभिलेख से रिलेटेड है। और जीवित गुप्ता जो है वो दैव वर्षार्क अभिलेख से संबंधित है। गया ताम्रपत्र का संबंध गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त से ही आपको याद रखना है, ठीक है। गया वाला जो है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप रट लेंगे, क्योंकि आपको फिर से एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर सवाल। 2022 का और 23 का पेपर थोड़ा लेंदी आए थे, बड़े बड़े सवाल आए थे, तो आपको आंसर आ रहे थे, लेकिन आपको इन सवालों को पढ़ने की स्पीड अच्छी रखनी है, ठीक है। अभी मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, आराम से पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन मेन एग्जाम में आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के और सही आंसर निकालना होगा, ठीक है। और सारी चीज़ों की सावधानियां बरतते हुए, इसीलिए मैं चूंकि आपको पेपर करा रहा हूँ, तो ना सिर्फ आपको आंसर पता चले, बल्कि आपको ये भी पता चले कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट लेना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते 2 घंटे में, तो वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ, यही सब आपके काम आता है। खैर, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रांतियाँ दी हुई हैं और किससे संबंधित है, ये आपको मिलान करना है। तो इसमें पहला है हमारा गोल्डन क्रांति, और गोल्डन क्रांति का संबंध आपको पता है बागवानी एवं शहद से रिलेटेड है। गोल्ड के कलर का शहद होता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जो ग्रे क्रांति है, ग्रे रेवोल्यूशन है, वो संबंधित है उर्वरक से। उर्वरक का कलर भी अक्सर ग्रे होता है, ऐसे आप याद रखेंगे। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, ठीक है। क्योंकि तिल जो होते हैं पीले, जैसे तिलहन मतलब जो तेल वगैरह पैदा करते हैं, जैसे जो सरसों होती है वो पीली होती है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। ब्लैक क्रांति का संबंध तो पेट्रोलियम से, क्योंकि पेट्रोलियम ब्लैक होता है, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। और आप अगर व्याख्या देखें तो इसने कितनी बढ़िया सी व्याख्या दे रखी है। इन्होंने अन्य बहुत सारी क्रांतियाँ दे रखी हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पढ़ लेंगे। मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ कि गोल्डन क्रांति हमने ये सारी देख ली ऊपर, बागवानी और शहद, ग्रे क्रांति उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन, काली क्रांति पेट्रोलियम। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ठीक है। और भूरी क्रांति का चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक उत्पाद। गुलाबी क्रांति का प्याज उत्पादन या झींगा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का कपास से। लाल क्रांति का मांस या टमाटर उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये आपके ऑप्शन है चोओ, अन्नामलाई, सिरुमलाई, लाहौसे और चोओ। तो ये एकदम से सिंपल है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और 2, 1 और 2। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, 1 और 2, यानी कि चोओ और लाहौसे हिमालय में है। बाकी अन्नामलाई और सिरुमलाई आपको पता है तमिलनाडु वाले रीजन में मलाई वाला नाम लगता है, तो आप इसको मतलब आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। बाकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि चोओ पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8201 मीटर है। तिब्बती भाषा में चोजोऊ का अर्थ है फिरोजा देवी। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। लाहौसे पर्वत माउंट एवरेस्ट, केटू और कंचनजंगा के बाद दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। अतः चोओ और लाहौसे पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है, जबकि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में और सिरुमलाई पूर्वी घाट में स्थित है, यानी कि वो रीजन वही है, साउथ वाला। अगला देखते हैं, ये साइंस का सवाल आ गया है। ये आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल है कि इसमें आपको दिया हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका जो रेयान है, रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेयान जो है वो एक सेल्यूलोज होता है एक टाइप का, इसलिए गलत हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी के सभी सही हैं। यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। रेयान क्या है? सेल्यूलोज। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक होता है, स्वीटनर जिसको बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन होता है और नियोप्रीन रबड़ होती है। तो एस्पार्टम मधुरक और नियोप्रीन रबड़, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं। अब ये युद्ध दिए हुए हैं कुछ, आपको इन युद्ध का मतलब क्या मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है, यानी कि आपको कालानुक्रम नहीं लगाना है, कूट का चयन करना है आपको मिलान करने वाला, ठीक है। इन्होंने ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है, इन्होंने कूट गलत बनाया है इस सवाल में। ये ABCD नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट ये वाला मिलान करना होगा, ठीक है। तो ये पेपर बनाने वाले भी ऐसी गलतियां करते हैं, प्रिंट एंड का मिस्टेक। तो मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, सकरखेड़ा और बेदरा का युद्ध, ये युद्ध में आपको क्रम से लगाना है कि कौन पहले हुआ था, उसके बाद हम डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं, उसमें सब सन लिखा हुआ है। और ये जो फैक्ट आते हैं हिस्ट्री के, सन वगैरह, ये आप नोट डाउन करते चलेंगे या आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, क्योंकि आप अभी पढ़ लेंगे इसको फिर भूल जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। जो सकरखेड़ा का युद्ध है वो हुआ था 1724 में सबसे पहले। उसके बाद होता है 1759 में बेदरा का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध किन किन के बीच हुए थे ये भी आप याद रखेंगे। और फिर है पोर्टो नोवो का युद्ध, ये 1781 में। और फिर 1845 में मुदकी का युद्ध हुआ था। और कई बार बहुत सारे 3-4 सवाल पीसीएस में बनते हैं आपके ये कालानुक्रम लगाने वाले युद्धों से रिलेटेड, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। तो ये कतर्निया घाट स्थापित किया गया था 1972 में। ये पड़ता है आपके बहराइच जिले में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 75 में स्थापित हुआ, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में स्थापित हुआ, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में स्थापित हुआ, और उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई। आपको मैं बता दूं एक एक्स्ट्रा चीज कि ये रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य इस समय टाइगर रिजर्व बन चुका है, यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और अगला है कि 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतर्निया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र। रूर कोयला क्षेत्र ये किसी देश में स्थित है। तो ये जर्मनी में है, रूर है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं, ठीक है। रूर क्षेत्र जर्मनी में है। रूर नदी जो पश्चिम जर्मनी में प्रवाहित होती है, इसके नाम पर इसका नाम रूर पड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा में संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य। तो आपका ये जो डी वाला है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में ये पीडीएफ बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में जो एक टॉपिक से सवाल पूछा गया उसकी कंप्लीट एनालिसिस इसके व्याख्या में दी देगी, तो आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए जीएस की भी और साथ में सीसैट की भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, मैं वहीं पर ये सारी पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। खैर चलिए व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति पर के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। लेकिन वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? कि सभी माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। यह संविधान में जोड़ दिया गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा और स्थानों की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में है, आपको याद रखना है। और ये 49 जो अनुच्छेद है ये डीपीएसपी में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है। तो ये कर्तव्य में नहीं आएगा। ये आपका कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अगला हम देखते हैं, ये आपके कुछ भवन दिए हुए हैं और इसका निर्माणकर्ता कौन है ये आपको मिलान करना, ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी का महल आपके बनवाया था इल्तुतमिश ने, और लाल महल आपके बनवाया था बलबन ने, ये आपको याद रखना है। और जमात खाना मस्जिद बनवाई थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा तो आप सबको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जैसे इसमें ये वाला सबसे सिंपल था कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। अगर आपको ये एक भी स्टेटमेंट पता है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बता देता हूं 1 मिनट लेके कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। मान लो आपको ये तीनों नहीं आ रहे हैं और ये आपको पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, यानी कि डी का 2। और डी के 2 की अगर बात करें तो 2 में सिर्फ डी का 2 है, तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे 2 में भी आपको ये पता है कि सी में 1 है, तो ये भी C1 हो जाएगा, यानी कि जमात खान जो मस्जिद है ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अब आपको सुल्तानगढ़ी और 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होना है कि सुल्तानगढ़ी आपके इल्तुतमिश ने बनवाई या बलबन ने बनवाई। इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं या आपकी किस्मत डिपेंड करे, पर आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 2 एलिमिनेट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, यानी कि ये आपके इन्वायरमेंट से सवाल आ गया है। ये सूचियाँ मिलान करनी है आपको कि किस क्षेत्र में कितने डेसिबल की आवाज़ को मंजूरी दी गई, ठीक है। तो आवासीय क्षेत्र में आपके 55 डीबी मतलब डेसिबल को आवाज़ को आप कर सकते हैं। शांत क्षेत्र में 50 डीबी को कर सकते हैं, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप 70 डीबी और व्यापारिक क्षेत्र में आप 65 डीबी कर सकते हैं। और इस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही बात इस व्याख्या में लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रशांत महासागर दिए हुए हैं, महासागर दिए हुए हैं और उसका सबसे गहरा गर्त आपको छांटना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं।
और इसमें हम डायरेक्ट मिलान करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं, आपको ये रट लेनी है एज इट इज, क्योंकि यही आपके काम आएंगी। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रंच जिसको बोलते हैं। आर्कटिक्स का सबसे जो गहरा है वो है मेलॉय गर्त, और हिंद का है सुंडा गर्त, और अटलांटिक का है प्यूर्टो रिको गर्त। ये गर्त आपको रट लेने कि किस महासागर के हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, करंट का है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर रहा? तो वो था चीन, ठीक है। हालांकि उस समय का डेटा था, आपको लेटेस्ट वाला डेटा देख लेना है। अगला पॉइंट देखते हैं कि निकेत, जिसको कि नीके कहते हैं, ये इन्वायरमेंट का सवाल है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है, और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो ये दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2 बोथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या में, वो तो आपने जो दो स्टेटमेंट देखे वो दोनों सही थे, अगर व्याख्या में देखें तो आपको इतना याद रखना कि निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे ग्रिनेल ने 1917 में। ये आपको नाम याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, आपके कथन और कारण वाला सवाल है। ये है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। दूसरा कारण इसका क्या कहता है कि गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये वही बात दूसरे वाले में कही गई जो उसमें होती है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, वही बात लिखी हुई, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो भी व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी, कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे कुछ पर्वत पहाड़ी लिखे गए और किन भारतीय राज्यों में अवस्थित हैं वो लिखा गया है, और आपको मिलान करना है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो ये बटेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, भागलपुर जिले में पड़ती है। बिलारी की श्रृंखला आपके कर्नाटक में पड़ती है। चिन्ह श्रृंखला जो है वो मणिपुर में पड़ती है, और धोशी पहाड़ी आपके हरियाणा में पड़ती है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही चीज़ आपकी व्याख्या में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य उस समय था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, यानी उस समय केवल प्रदूषण से बचाने के लिए लाया गया था। लेकिन हालांकि अभी इसकी व्याख्या उसमें विस्तार कर दिया गया। ये से सवाल बन जाते हैं पुराने भी, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जून 1985 में गंगा कार्य योजना फर्स्ट की शुरुआत हुई। इसके प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य इसके जल को प्रदूषण रहित करना था, और अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना सेकेंड को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें गंगा के साथ यमुना, गोमती और दामोदर नदी को भी शामिल किया गया। वर्ष 1995 में अन्य प्रमुख नदियों को भी शामिल किया गया। वर्ष 1995 में गंगा नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। तो आपसे कई बार कई योजनाओं को कब प्रारंभ किया गया मिलान करने को पूछता, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब लॉन्च हुई? 1995 में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अलाउद्दीन की कुछ विजय का कालानुक्रम दिया है, आपको वो लगाना है। इस बार अब यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल खूब पूछने लगा है कि ये जो राजा हुए हैं इनकी सबकी विजयों को आपको कालानुक्रम जरूर याद रखना कि किसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले उसने गुजरात विजय करी थी, ये आपके ऑप्शन में भी लिखा हुआ है व्याख्या में, 1299 में। फिर रणथंभौर की विजय करी 1301 में। उसके बाद चित्तौड़ की विजय की 1303 में। फिर वारंगल 1310 में। आप इसे ऐसे याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की विजय कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले गुजरात गया, उसके बाद गुजरात से मुड़ा, उससे लगा हुआ है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में लगातार 2 पे अटैक किया, पहले रणथंभौर फिर चित्तौड़, ठीक है। बड़े नाम वाले पहले पे गया, फिर छोटे नाम वाले पे गया, रणथंभौर और चित्तौड़। और उसके बाद जब मतलब राजस्थान से घूमा तो वो चला गया तेलंगाना आंध्र वाले रीजन में, जहाँ वारंगल पड़ता है, वहाँ पे उसने अटैक किया। ऐसे आप कहानी से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी ये 1299, 1300, 1310, 3 इसके आसपास रहा, क्योंकि आप सारे का सन वगैरह रट नहीं सकते, ठीक है। अब 54 नंबर सवाल पे आ गए हैं, उसको देखते हैं। पॉलिटी का सवाल है। ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है, ठीक है। यानी कि आपको क्रम लगाना किसके बाद क्या आता है। तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र सबसे पहले आता है, उसके बाद नागरिकता आती है, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और फिर मौलिक कर्तव्य आते हैं। यानी कि आपका अगर इसमें देखें तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा ये वाला बन जाएगा सही, ठीक है। तो इसमें बी नंबर वही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, जो मैंने बोला था। भाग 1 में आता संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में आती नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4A में आते हैं आपके मौलिक कर्तव्य। ये भाग वगैरह आप रट के रखेंगे, ठीक है। अगला है ये
2022 के करंट का सवाल था कि मानव विकास सूचकांक 2022 के बारे में है और इसमें आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है देशों को। तो इसमें अगर देखें तो इसमें जो ऑप्शन था गलत था, आयोग ने इसका उत्तर सी माना था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 4 1 2। तो खैर इसको आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको किसकी क्या रैंक आई थी, क्योंकि ये करंट का सवाल है, लेकिन आपको लेटेस्ट मानव विकास सूचकांक की रैंक देख लेनी है और उसमें किन देशों की क्या रैंकिंग है और भारत की क्या पोजीशन है आपको देख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। उस समय असम मेघालय का सीमा विवाद था और उसमें जो हस्ताक्षर किए थे वो केंद्रीय गृह मंत्री, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, इन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि पुराना हो गया तो मुझे भूल गया ये, केंद्रीय गृह मंत्री में नहीं किया। मुझे याद था कि अभी जो मणिपुर में कुछ समझौता हुआ है जो उग्रवादी संगठनों के बीच, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था, ठीक है, तो वो मुझे याद था। खैर उस समय जो हुआ था उसमें असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर शामिल थे, गृह मंत्री नहीं थे, हालांकि ये पुराना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक इन इंडिया से सवाल था कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। उसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो ये दोनों के स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि ये है औरंगजेब की कुछ लड़ाइयाँ दी हुई हैं और आपको इनको फिर से कालानुक्रम लगाना है। जितने भी आप देख रहे हैं युद्ध होते हैं उसमें उन युद्धों का क्रम लगाना होता है। तो आप डायरेक्ट ये देखें और आपको आंसर पता होना चाहिए। बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी सबसे पहले, कब हुई थी? फरवरी 1658 में। फिर धर्मत में विजय हुई थी अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी मई 1658 में और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659 में हुई थी। तो ये इसका कालानुक्रम है और डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है। सिनोवैक जो है वो एक तरह का आपको याद रखना है होल वायरस, संपूर्ण वायरस का टीका है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका है। सिनोवैक वैक्सीन चीन आधारित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोवैक द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित की गई। तो सिनोवैक संपूर्ण टीका और ये किसने बनाया? तो चीन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो वो बसरा नहीं है। बगदाद, रमादी और टिकरित ये इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग है, ठीक है। इसकी व्याख्या है कि ये उस समय करंट में न्यूज़ में था, इराक वगैरह ये सारे क्षेत्र, तो इसलिए पूछा था। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रमादी और टिकरित शहर में है उसको सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण कहा जाता है, ठीक है। इसमें समारा और फालूजा शहर भी शामिल है, लेकिन बसरा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट का सवाल है कि जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता था। हालांकि आपको इस तरह का कोई लेटेस्ट टूर्नामेंट होता तो वो आपको याद रखना है। केंद्रीय जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? तो ये घोषित की गई थी 2019-20 में। कौन? जल जीवन मिशन योजना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन योजना कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी 2019-20 में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे सवाल पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई। इसके पूर्व 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का उल्लेख किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल अर्थात पाइपलाइन से जल आपूर्ति करना है। प्रत्येक 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य सभी 4378 वैधानिक नगरों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, ठीक है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर डी माना था, जबकि गलत था। आपको 2019-20 याद रखना है, याद थी योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो ये आपको पता है, आपकी जो ऊन है ये जैव निम्नीकरणीय, क्योंकि ये भेड़े से प्राप्त होती। बाकी सभी प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कांच की बोतल हैं, ये मतलब प्रकृति में नष्ट नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है कि ये हिस्ट्री की कुछ घटनाएं दी हुई हैं, इसको आपको फिर से कालानुक्रम में लगाना है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, आपको पता है। चिटगांव शस्त्रागार जो छापा है वो कब पड़ा था? तो वो पड़ा था 1930 में, ठीक है। इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? इंडिपेंडेंस इंडियन कमेटी की स्थापना 1916 में हुई थी और ये हुई थी बर्लिन में, जर्मनी के। और केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1929 को, ठीक है। तो अगर इस सिनारियो को देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है 1, 3, 4 एंड 2, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
ये घटना यहाँ पे व्याख्या में दी हुई, आप मैं जूम कर देता हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे क्योंकि यहीं से बार बार सवाल घूम फिर के बनते हैं, आपको मिलेंगे यहीं से। अगला हमारा सवाल है, ये कुछ राज्य दिए हुए और उनके विधानसभा सदस्य यानी कि उसमें कितने विधायक होते हैं उनकी संख्या आपको मिलान करनी। तो गोवा में कुल 40 विधायक हैं, गोवा में 40 विधायक हैं। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड में कितने विधायक? उत्तराखंड में 70 हैं, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश में 403 है, ये भी सही। मणिपुर में 62 नहीं होंगे, मणिपुर में आपके 60 विधायक हैं, ये आपको याद रखना। तो यही वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लेटेस्ट में अगर कोई राज्य चर्चा में रहता है तो वहाँ के विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये पूछा जाता है। जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए यूपी में, तो ये मतलब यूपी में नहीं, सॉरी, एमपी, राजस्थान और ये आपके छत्तीसगढ़ वगैरह में जो चुनाव हुए, तेलंगाना में, वहाँ की आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं। ये आपने करंट अफेयर आई दृष्टि वगैरह देखी है तो उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। आपने अगर आई दृष्टि नहीं देखी है और आपको जल्दी से करना है तो आप वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने करा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। खैर, अब देखते हैं इसको कि सल्फा ड्रग क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। तो ये प्रतिजीवाणुक है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल, जिसको कि एंटीबायोटिक हम लोग बोलते हैं। तो सल्फा ड्रग एक तरह का एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। और इसको सल्फोनामाइड भी कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग मनुष्य में बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तरह की स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो उस समय यह सजन प्रकाश ने जीता था। ये करंट का सवाल है, आपको लोड नहीं लेना इसका। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, इसमें से कौन सा एक सही है? तो इन्होंने आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों की शुरुआत की है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि आय निर्धनता और मानव निर्धनता, इन दोनों की बात यूएनडीपी ने की है। ये देख लेते हैं, इन यूएनडीपी यूएन वगैरह के प्रोग्रामों से सवाल बन जाते हैं, इनकी व्याख्या देखते हैं कि यूएनडीपी ने निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान की है। पहली आय निर्धनता, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है। दूसरी मानव निर्धनता, जो सम्मानपूर्ण जीवंत स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। वर्ष 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक को प्रस्तुत किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या आप देख लेंगे। अगला है, डॉल्फिन डे पूछा गया है कि मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कई बार सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाएगा और ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है और केंद्रीय 2022 से मनाया जा रहा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो ये आपके अमरावती और नागार्जुनी कोंडा दोनों में ये विशेषताएं मिलती हैं। आयोग ने इसका उत्तर हालांकि सी माना था अमरावती वाले को, ठीक है। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि नागार्जुन कोंड से लॉन्गहर्ट्स को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? लॉन्गहर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन कोंड स्तूप की प्रमुख विशेषता आयको एवं आर्यकों का निर्माण है। आयक एक प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता था। अमरावती में भी आयक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति हुई। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? तो धान्यकटक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और हम आ गए हैं 71 नंबर सवाल पे। और आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो का एंड होते होते आपको आपके एग्जाम्स, अगर आपने मेरे सारे पीवाईक्यूज देख लिए हैं वीडियोस, अभी मैंने 23 का कराया है, ऐसे ही आपको आने वाले दिनों में सारे मिल जाएंगे 10 से 12 सालों के पीवाईक्यूज। इतने अगर आप कर लेंगे मेरे सारे वीडियोस तो आपको एक प्रकार से एग्जाम में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। और अब कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल होता है एग्जाम को पास करना, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोगों ने कर ही रखी है और कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको ये पीवाईक्यू सीरीज देखने से आ जाएगा। चलिए खैर देखते हैं कथन क्या कहता है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कारण है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है और विरल वायु के कारण मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। तो ये आपको पता है कि एकदम से सही दोनों स्टेटमेंट हैं और इसकी व्याख्या भी सही तरीके से की गई है, क्योंकि पढ़ने से ही लग रहा है कि दोनों का तापमान अलग अलग है, तो उसका कारण क्या होगा कि ऊंचाई हो, ठीक है। वही चीज़ इसकी व्याख्या में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण या अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है तथा उससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोलियम मिले रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको पहचानना है। अगले क्वेश्चन में ये कुछ राज्य दिए हुए हैं और उनकी फसलें दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो असम में गेहूं नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होता है,
केरला में रबड़ होती है, सही है एकदम। गुजरात में चाय नहीं होती, चाय कर्नाटक में होती है, ठीक है। और चाय के उत्पादन में असम भी अग्रणी है, जूट में पश्चिम बंगाल अग्रणी है, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, ठीक है, और रबड़ में केरल है। तो ये सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की मूल संरचना, जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसकी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित हुई थी? तो ये आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे चर्चित केस था केशवानंद भारती केस 1973। इसी में मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ठीक है। ये आपको याद रखना। ये हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें आया था क्या? बेसिक स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं, 75 नंबर पे सवाल पे आ गए हैं, लगभग आधी हमने कर लिया। अब 150 सवाल हमें करने हैं। और इसमें हमारा 75 नंबर सवाल कहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो दोनों ही ये स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। यही बात इसमें लिखी गई है। ये आपके कुछ व्यक्ति हैं और उनके संबंधित कार्य हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान हम देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, डीके कार्वे। तो जो आपके डीके कार्वे हैं, इन्होंने ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन को, जो ये बनाई थी उन्होंने, क्या बोलते हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, वो उसके ये सचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है JED बेथुन। तो JED जो बेथुन है, ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त हुए थे। और BM मालाबारी, इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यही बात आपके इसमें व्याख्या में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो आप सबको पता है एकेडिना जो है वो अंडे देता है, ये स्तनधारी होता है, फिर भी अंडा देता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ ऐसे ही रट लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा, जो फोटोवोल्टिक सेल होती है, फोटो सेल होती हैं, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये उस समय करंट में था 2021 के, वही पूछा गया है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप करंट के सवाल जो हैं आप ये देख ले। अगर स्पोर्ट का सवाल है तो स्पोर्ट में कैसे सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज बनते हैं। अगर उसमें भारत ने किसी ने स्वर्ण रजत वगैरह जीता है तो वहाँ से भी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनांकिकी लाभांश में, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो कौन सी, मतलब क्या जनसंख्या वर्गशील शामिल होता है? तो इसमें आपको याद रखना कि 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्य करती है, वो जनांकिकी लाभांश का भाग होती है। ये आप याद रखेंगे, यही चीज़ व्याख्या में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर सवाल कि काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो काराकोरम मरुस्थल आपको पता है एशिया, मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी, यानी कि हालांकि आयोग ने उत्तर डी माना था, तुर्कमेनिस्तान को माना था, हालांकि इसका भाग कजाकिस्तान में भी फैला हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 24 अगस्त 1946 को। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय की बात करता है? तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है वह धार्मिक समन्वय की बात करता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक समन्वय के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। 12वां शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेखों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र की चर्चा के साथ मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था का भी उल्लेख है। किस उत्पाद को इको मार्क प्रदान किया जाता है? तो ये आपको पता है, जो पर्यावरण से रिलेटेड पदार्थ होते हैं, जो मित्रवत होते हैं पर्यावरण से, उनको इको मार्क दे दिया जाता है, जो इकोनॉमिकली फ्रेंडली हो, ठीक है, उनको इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर सवाल पे आ गए हैं। ये आपके कुछ केंद्र हैं बिजनेस के, उद्योग के, आपको मिलान करना है, किससे रिलेटेड है। ओसाका जो जापान का है वो आपके सूती वस्त्र से रिलेटेड है। डेट्रॉयट जो है मोटर वाहन से रिलेटेड है, अमेरिका में है। क्यूबा जो है वो आपको पता है सिगार के लिए है। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस का, वो पोत निर्माण के लिए। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यही बात इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह उस समय बनाया था मार्क वेंड हे ने, ठीक है।
ये उस समय करंट का सवाल था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं, यानी कि एसडीजी कौन नहीं है। एसडीजी के सवाल 4 से 5 सवाल आपके 2023 में भी बने थे और 22 वाले में भी खूब सारे पूछे गए। ठीक है, शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आपको पता है अंतरिक्ष वाला जो है ये एसडीजी में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट आ गए हैं 88 नंबर सवाल पे। हमारे 88 नंबर सवाल में ये आपके जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ये आपको मिलान करने हैं। मानस कहाँ है, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपके असम में पड़ता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि ये जब सवाल पूछा गया ये नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है, हालांकि इसमें उत्तराखंड नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे क्योंकि पहले ये एक ही में था। ठीक है, और पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ये वही वाला इसमें कंफ्यूजन हुआ, इसीलिए इसका आंसर आयोग ने तो ये माना था, लेकिन वैसे इसका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि नंदा देवी अब उत्तराखंड में आती है। ठीक है, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग बन गया था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 89 नंबर सवाल है आपका है कि शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। ठीक है, जैता और कुंपा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे मारवाड़ के। आपके ऑप्शन बहुत ही क्लोज थे, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ये सब। ठीक है, मेवाड़ से आप कंफ्यूज होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जैता और कुंपा जो है वो मारवाड़ के थे। व्याख्या देखते हैं कि जैता और कुंपा का संबंध मारवाड़ से था। वे वर्ष 1545 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेनानायक जैता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, शेरशाह का साम्राज्य था और ये इन्हीं मारवाड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य को देखकर इसने ऐसा कहा था। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये यूपी स्पेशल का सवाल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बागपत जो है वो लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के खिलौने के लिए आपका चित्रकूट फेमस है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन फेमस है, चित्रकूट। आप व्याख्या में भी देख सकते हैं, तो यही वाला सही हो जाएगा। बाकी अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए ये सही है। आगरा चमड़े के उत्पाद के लिए ये भी सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए ये भी सही है। बागपत जो है वो होम फर्निशिंग, जो इंटीरियर होम वगैरह का जो होती है फर्नीचर, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आप रख लेंगे। आपके एग्जाम में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले सवाल पूछे जाते हैं वो भी उसमें एक आध ऑप्शन इन्हीं से मिल जाएगा। अगला है फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की। तो ये आंध्र प्रदेश ने की थी सर्वोत्तम वृद्धि। ये अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे का, यूपी पीसीएस जो बूस्टर की सीरीज चल रही है उसके तहत। ठीक है, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको मात्र 6 से 7 मिनट में पूरी इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट करा रखी है, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, वहाँ से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसमें आपको पता चल गया कि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि हुई थी। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पे उड़ीसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर क्वेश्चन। ये राजनीतिक दल दिए हुए हैं और इनकी स्थापना के कालक्रमानुसार आपको लगाना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपकी तेलुगु देशम पार्टी बनी थी, जो आपके ऑप्शन है। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में बनी थी। फिर आपकी बहुजन समाज पार्टी मायावती जी वाली 1984 में बनी। फिर समाजवादी पार्टी 1992 में बनी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली है वो 1998 में बनी थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके बिम्स्टेक से रिलेटेड जो कथन है आपको बताना है कौन से कथन सही है। और ये भी करंट का सवाल था, इसीलिए डेट वगैरह दे रखे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो खैर ये उस समय करंट में था कि कौन अध्यक्षता वगैरह किया, तो ये आपके लिए काम का नहीं। लेकिन बिम्स्टेक एज ए संगठन इंपॉर्टेंट है, तो बिम्स्टेक के बारे में आप सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो वेरी सिंपल है, हर बार पूछा जाता है। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व,
कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार दीनबंधु में अपनी पुस्तक गुलामगिरी में किया। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो थे ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर सवाल हमारा, ये भी करंट अफेयर का सवाल था। 22 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कौन सा कथन सही था? तो ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि 22 वाला तो नहीं लेकिन 26 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में होगा और 2026 वाला जो है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपको बताना कौन सा कथन सही। तो ये दोनों के दोनों सही है, आप याद रखेंगे। आपको मेनली इसमें एक स्टेटमेंट याद रखना कि जो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होगा, वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाला है। हमारा पहला कथन है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस का मतलब होता है होमोजीनियस। और अगला है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोष समरस होता है। ये आपको बताना है इसकी व्याख्या करता है नहीं करता है। तो इस प्रकार ये जो है बी वाला सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। आर गलत कैसे है? क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोष समरस है। अगर विभिन्न अलग अलग संगठन है तो वो समरस कैसे हो जाएगा? समरस का मतलब है एक ही टाइप का घुलनशील जो पदार्थ है वो होना चाहिए। और चूंकि ये पूरे भी लगा है तो ये वेग स्टेटमेंट भी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका पहला सही है स्टेटमेंट, कथन, और रीजन उसका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं और इनमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो रागमाला किसकी रचना है? रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल की रचना है। रस कौमुदी जो है वो श्रीकंठ की रचना है। राग विबोध जो है वो सोमनाथ की रचना है। चतुर्दंडी जो प्रकाशिका है वो वेंकट रमण की रचना है। और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या में भी आप देख सकते हैं, ये आपकी व्याख्या दी हुई है। इस व्याख्या में एक चीज लिखा हुआ है कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक वेंकट मखिन है, लेकिन विकल्प में वेंकट रमण दिया गया तो उसको सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला फिर से आ गया कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। क्यों बने? क्योंकि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। क्या ये कारण सही है? तो ये कारण जो है वो सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्यों 20वीं सदी में बने ये सब मुद्दे? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था उस समय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिवस दिए गए हैं और उन किस डेट में कौन सा दिवस मनाया जाता है उसकी मिलान करने को दिया गया है। तो 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को आपको विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। दिवस वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे ये दिवस हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको कंप्लीट दिवस, सप्ताह, थीम वगैरह वाला देखना है तो मैंने 10 मिनट का एक वीडियो बनाया है आई दृष्टि का। उसमें साल भर के जितने भी दिवस होते हैं वो सारे मैंने करा रखे हैं और उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है वो सब दे रखी है। आप वीडियो में जाएंगे, आई दृष्टि के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा दिवस वाला वीडियो 10 मिनट का, उसको आप देख लेंगे, वहाँ से आपके सारे दिवस वाले वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, खैर नेक्स्ट देखते हैं। 100 नंबर सवाल पे हम आ गए कि म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पे उत्पादन होता है खनिज तेल का। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, मिनरल ऑयल, खनिज तेल, उस पर ये होता है। ये फिर से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में जितने भी ये फैक्चुअल सवाल होते हैं पूछे जाते हैं। तो म्यांमार का पेगुयामा क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की पेगु श्रृंखला इरावदी और सिताविंग नदियों के बीच स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है। पेगुयामा किसके बीच है? इरावदी और सिताविंग के बीच। यह श्रृंखला पोपा पर्वत से सिंगू द्वारा पहाड़ियों तक विस्तारित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा? ये पेट सवाल है यूपी पीसीएस आयोग का, जो यूकेलिप्टस हमारा होता है पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है, बार बार पूछा जाता है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो वेरी सिंपल है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब आया था? 1991 में आया था और इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया गया। ठीक है, विशेष दर्जा दिया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये उपाधि लौटाई थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इनकी व्याख्या देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिगेडियर जनरल जेनियल लॉर्ड डायर ने अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो वो दिया था शंकर नायर ने। ठीक है, और इस कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा
कमीशन बनाया था, हंटर कमीशन, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश के वित्तीय बजट 2022-23 के सवाल है। बजट का आकार देखो पूछा गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बजट से कैसे सवाल बनते हैं। तो बजट का ओवरऑल आकार पूछा है और बजट में जो नई योजनाएं हैं उसके लिए कितना ध्यान आवंटित किया गया ये पूछा है। तो इस टाइप के सवाल बजट वगैरह से बनते हैं, ये आपको देखना है। हालांकि ये सवाल ध्यान नहीं देना, आपको लेटेस्ट वाला यूपी के बजट में ये सब सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। अगला सवाल 105 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है। तो वो आपका खंभात का तट है जो गुजरात वाला है, वो सर्वाधिक ज्वारी शक्ति वहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यही चीज इस व्याख्या में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके मोहनजोदड़ो एवं लोथल से मिले हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि लोथल एक बंदरगाह था और बंदरगाह में नाव वगैरह आती है, नाव से मतलब आना जाना होता है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी मोहनजोदड़ो में भी नाव के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की आकृति वाली मोहरें और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। लोथल से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। तो ये क्वेश्चन है कि किस अधिनियम, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो वो आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। ओके, तो ये 21 संविधान का अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा इसमें शामिल की गई, ठीक है। और ये अनुच्छेद 45 जो आपका DPSP है उसके तहत विषय वस्तु इसकी बदली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर सवाल कि खान मंत्रालय की ये आपका कुछ डेटा दिया हुआ है, ये भी लेटेस्ट उस समय की रिपोर्ट है तो अभी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे जो मिनरल वाला डेटा होता है, कौन सा राज्य किस खनिज में अग्रणी है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे उस समय की बात करें तो ओवरऑल खनिज में उड़ीसा टॉप पे था। हालांकि उड़ीसा आज भी भारत में खनिज संसाधन के मामले में नंबर 1 पे है, ठीक है, ये बात इसमें लिखी गई। लेकिन आपको जो है लेटेस्ट वाली रिपोर्ट फॉलो करनी है, तो इससे आपको ये जानकारी मिल रही है कि करंट में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव कैसे क्या होता है। तो वो होता है ओजोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके साइंस के सवाल एज इट इज उठा के रख दिए जाते हैं, आप याद रखेंगे कि प्रकाश जो है वो रासायनिक धुंध में ओजोन होता है। व्याख्या देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वियोसील जिसको हम बोलते हैं सूर्य के प्रकाश से विक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रदूषक पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। एक तो आपका पाया जाता है ये वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ओजोन और पेरीएक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश रासायनिक धुंध का पर्यावरण और मनुष्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें मौजूद रसायन आंखों में जलन पैदा करते हैं, ये नाइट्रोजन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट व्याख्या थी तो मैंने इसको पढ़ दिया, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये फिर से आपके करंट का सवाल है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के बारे में कौन सा कथन है। ये पूछा है कि एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। तो ये सब आपके जैसे इन्फोसिस, टाटा और एप्पल जो हुआ आपका और माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो है ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई। तो ये सब 2024 में बहुत चर्चा में है। जैसे अभी आपकी एप्पल ने $3 ट्रिलियन का उसका रेवेन्यू नहीं मतलब उसका टर्नओवर हो गया है। तो ये वाले उसी टाइप के सवाल हैं कि कौन सी कंपनी दुनिया में पहले दूसरे की क्या टर्नओवर क्रॉस किया। इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, आप देख लेंगे। उस टाइम का ये करंट का न्यूज़ है। अगला देखते हैं, ये लोकसभा है और चुनाव है। आपसे पूछा गया कि किस लोकसभा के चुनाव कब हुए थे, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जो 7वीं लोकसभा का चुनाव है 1982 में हुआ था, यही वाला गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है, तो ये सही हो जाता है। बाकी सब सही क्यों, क्योंकि 7वीं लोकसभा के चुनाव 1980 में हुए थे, 11वीं के 1996 में हुए थे, 9वीं के 89 में हुए थे और 13वीं के 1999 में हुए थे। अगला देखते हैं, ये भी करंट का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट, ठीक है, इसके अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त कौन सा भारत का शहर है। ये उस समय रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो आपको यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रंटियर रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र का यूएनईपी, ठीक है। तो इसमें जो मुरादाबाद यूपी का था वो उस समय दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर था। तो अब कौन सा है वो आपको लेटेस्ट डेटा देखना है, लेटेस्ट वगैरह रिपोर्ट देखनी, इसको नहीं याद करना है। अगला देखते हैं, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है क्योंकि 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है, ठीक है। और
कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, पूरी तरह से भारत नहीं है, ये वेग स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाता है। तो आपका 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यही बात आपकी व्याख्या में भी लिखी गई है। यहाँ पे व्याख्या में ये सब थोड़ा बताया गया है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, और हाँ बाकी वही सब चीज़ें लिखी हुई जो हमने ऊपर देखा। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। तो आप सबको पता होगा डेंगू बुखार जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। हालांकि डेंगू इसमें आपका जो एशियाई बाघ मच्छर है इससे भी डेंगू हो जाता है। ठीक है, तो बी और डी वाला दोनों सही है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर बी मांगा था, यानी कि एडीज वाला ही माना था। तो आप मोटा मोटी एडीज याद रखेंगे। एडीज से क्या होता है, डेंगू बुखार होता है। अब चलिए व्याख्या में भी वही सब लिखा हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ देवता दी हुई है, उनका पहचानिए। बहुत सिंपल सा सवाल होता है। भगवान शिव का आप सब जानते होंगे त्रिशूल है उनकी पहचान। भगवान विष्णु का आपको पता है जो सुदर्शन चक्र उनके पास होता है वो है। गणेश जी का आपका सरस्वती माता की वीणा है, और गणेश जी का आपका रस्सी या फंदा है। ठीक है, तो ये आप व्याख्या में देख सकते हैं। ऐसे सवाल होते हैं, ये कहीं पढ़ना नहीं है, आप ऐसे ही बता लेंगे। ठीक है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे। तो ये जो थे वो थे चार्ल्स बूथ। ये आप याद रखेंगे। इस टाइप के सवाल एकदम रटने वाले होते हैं, इनको कहीं आप समझ नहीं सकते, सिर्फ रट लें। चार्ल्स बूथ ने क्या किया था, निर्धनता को सामाजिक समस्या माना था, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। अगला है, आपसे पूछा था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके बारे में व्याख्या देखते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। इसका क्षेत्रफल 811 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी जिला भी अपने आप में यूपी का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल वाइज। ठीक है, और इसको वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान इसको 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत घोषित किया गया था। तो मैं आपको दुधवा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा हो गया, दूसरा लखीमपुर से लगा हुआ पीलीभीत जिला है तो उसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तीसरा आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में हो गया, और चौथा जो सबसे लेटेस्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व यूपी में है। खैर नेक्स्ट देखते हैं कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये पाई जाती मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन साइंस के जो होते हैं वो एकदम रटने वाले होते हैं, आप इनको अच्छे से रट लिया करिए कि शनि ग्रह पर सर्वाधिक कौन पाया जाता है, मीथेन गैस पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यही चीज व्याख्या में लिखी हुई है। अगला है लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी उसी साल, तो आपको लता मंगेशकर के बारे में बताना है कथन कौन सा सही है कि लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो कि मतलब दोनों की दोनों सही हैं, तो आप इनको रट ही लेंगे और कुछ कोई चारा नहीं इनके बारे में। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि वर्ष 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार लता मंगेशकर थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था और 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर जी का मुंबई में निधन हो गया था। तो इसीलिए सवाल बना था उनके बारे में, क्योंकि उसी साल उनका निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये सिंपल से, ये सब सवाल सिंपल होते हैं, जीना छोड़ने वाले सवाल होते हैं। तो ये आपको पता है 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। मतलब ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में बदला था। ठीक है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये आपको याद रखना, ये तब से नहीं मनाया जाता, इसकी घोषणा 2018 से हुई है। योगी जी की सरकार जब 17 में आई थी तो उन्होंने 18 से इसकी घोषणा की कि यूपी दिवस मनाया जाएगा 24 जनवरी को। ठीक है, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती। 24 जनवरी को इसलिए क्योंकि इस वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया, जो मैंने पहले बताया था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग कौन था उस समय। उस समय तो 136वीं थी। आपको लेटेस्ट वाली रैंकिंग देख लेनी, क्योंकि इंडेक्सेड रैंकिंग से सवाल बनते हैं। अगला है, ये आपके मात्रा लिखी हुई है और ये आपके SI मात्रक लिखे गए हैं। ठीक है, और आपको बताना है, मिलान करना है ओवरऑल। दाब किसका मात्रक, दाब का मात्रक होता है पास्कल। आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आमने सामने दिया हुआ है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है, ये भी सही है। हीट जो है वो जूल से क्या मापा जाता है, तो ये भी सही है।
ऊष्मा और कार्य को जूल से मापते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो क्यूरी से नहीं मानते हैं, बल्कि वो बेकुरल से मापते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे व्याख्या में भी लिखा गया है। क्यूरी तो उसका, मैडम क्यूरी ने तो इसका आविष्कार किया, तो उन्हीं के नाम पे था, ठीक है। लेकिन इसकी जो सक्रियता मापते हैं वो मापते हैं हम बेकुरल से, ये आप याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम आ गए कथन कारण वाले, और ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, और इसका कारण है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र बोर्फिकी तांबा के विशालता निक्षेप से संपन्न। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, और ये इसकी व्याख्या भी सही रूप में करता है। ये सब सवाल ऐसे होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, और ये बदलेगा भी नहीं, क्योंकि चिली बहुत समय से दुनिया का तांबे का प्रथम उत्पादक देश है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। ये आपको रट ही लेना इस टॉपिक। ये संघ था आपका संगठन, और इसके ये 3 लोग संस्थापक थे। बाकी वाले इनको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर ये नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि बाकी वाले नाम को आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह, संयुक्त प्रांत से सचिन सान्याल, उनके भाई यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला है ये रोग दिए हुए हैं और ये कारक दिए हुए हैं कि कहाँ, मतलब किसकी कमी से ये रोग होते हैं। तो खट्टे नासर का जो रोग है वो जीवाणु या बैक्टीरिया की कमी उससे होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये जो है वो कवक या फंगई से होता है। ये सब आपको एज इट इज रट लेनी है, आपके बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। आलू का जो कृष्णकांत रोग है वो आपको पता है ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, आलू में जो लाल लाल काला काला बन जाता है वो। गेहूं का साहू रोग वो कीट की वजह से होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी आप व्याख्या में भी देख सकते हैं, या जो व्याख्या दी होती है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि बाद में आपके रिवीजन में आसानी रहेगी, ठीक है। और खैर नेक्स्ट देखते हैं, ये कथन कारण वाला आपका सवाल है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पादक प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो ये जहाँ तक ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और इसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। वही वाली बात इसमें सब में लिखी हुई जो हमने ऊपर पढ़ा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको कि सीएनजी कहते हैं, ये मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सीएनजी मुख्यतः मीथेन से बनी होती है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सीएनजी का पूर्ण नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद होता है। सीएनजी गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस है। इसमें लगभग 93.05% मीथेन पाया जाता है। इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और ईथन। यह पर्यावरण रूप से स्वच्छ ईंधन है, ये आपको याद रखना है। तो 93% इसमें मीथेन होता है सीएनजी में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो उस समय ये विजेता आपकी करोलिना विलावस्का थी, ठीक है। और आपको हालांकि लेटेस्ट वाली देख लेनी है कि 2023-24 वाली जो विजेता थी वो कौन थी। ये आपके कुछ प्रोग्राम दिए हो गए, और ये प्रोग्राम किस वर्ष चलाए गए थे, अगर इस सवाल में ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे आपकी व्याख्या में, क्योंकि वही मिलान ही करना है। ये बहुत सारे कई भारत सरकार के बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, ठीक है। तो इनकी योजनाएं बहुत पुरानी हैं, लेकिन फिर भी ये पूछ ली जाती है, क्योंकि ये बहुत, मतलब आप समझ लीजिए अम्ब्रेला स्कीम टाइप की हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2005 में थी। राष्ट्रीय ग्रामीण सहायता कार्यक्रम 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। ये सारी की सारी योजनाएं आप रट लेंगे, क्योंकि ये पुनः पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 130 नंबर सवाल, हमारे 20 सवाल बचे हैं, जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं ताकि आपका कंप्लीट पीवाईक्यू हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल में ये एल्यूमिनियम संयंत्र दिए हुए हैं, और इनकी लोकेशन आपको मिलान करनी है, ठीक है। कौन से एल्यूमिनियम संयंत्र की क्या लोकेशन है, ये आपको मिलान करनी है। तो ये इतने बड़े बड़े सवाल दे देते हैं, इसमें आपको मिलान भी नहीं करना, आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं इसकी, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी वैसे जो आपका दिया हुआ है कि जो माल्को आपका है मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड, ये चेन्नई में स्थित नहीं है। यहीं से आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मद्रास है तो ये चेन्नई में होगी, और यही से आयोग खेलता है आपके साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब ये कहाँ स्थित है ये भी हम व्याख्या में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो माल्को है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपके मेट्टूर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और मेट्टूर में स्थित है, ना कि चेन्नई में। ऑप्शन में क्या था आपका चेन्नई था, ठीक है। बाकी सारी आपने पढ़ी ली हुई कहाँ है। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय हिंदुस्तान में कर दिया गया था, ये उड़ीसा में है हीराकुंड वगैरह में, अगर तो ठीक है। और
बाकी सब तो सुमेलित ही हमने अपने ऊपर देख लिया, जैसे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में है, और बाल्को जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपके रेणुकूट में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ये वेरी सिंपल है, आप सबको पता है कि मेथेन प्राकृतिक गैस का अवयव है, ठीक है। और सॉरी, व्याख्या में भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम ये 132 नंबर सवाल पे ये फिलोसफर दिए हुए हैं दार्शनिक, इनके दर्शन को मिलान करना है। रामानुज का विशिष्ट अद्वैत है, ये आप सबको पता है। माधवाचार्य का क्या है, तो पहले हम देखते हैं वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है, ठीक है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है। और निम्बार्क का आपका द्वैताद्वैत है, और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। तो ये सिद्धांतों से आपके अक्सर सवाल बनते हैं, आप यहाँ पे व्याख्या में भी देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? ऑप्शन 1 है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी मतलब राज्यों के मतलब अनुशंसा पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है, यही आपके ऑप्शन बी में लिखा हुआ था। हाँ, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। ये आपके अनुच्छेद 315 के तहत आता है। कौन सा? लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, उन सब के बारे में ये जानकारी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर का सवाल है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक पे सवाल पूछा गया है। तो नीति आयोग की जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक रिपोर्ट आती है, उसमें उस समय पे 30 राज्य जो थे वो गुजरात, केरल, पंजाब थे। हालांकि आपको लेटेस्ट वाली रिपोर्ट देख लेनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है, आपको बताना है। तो इसमें जो आपके जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। इसके अलावा आर वेंकटरमन, जाकिर हुसैन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सब के सब उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे भी सवाल कभी कभी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? उस समय का सवाल है, आपको लेटेस्ट वाला देख लेना कौन है। तो उस समय हांगकांग था। अगला है 137 नंबर सवाल, ये आपके एसडीजी लक्ष्य हैं, आपको मिलान करना है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं। एसडीजी 10 का लक्ष्य है असमानताओं में कमी से, एसडीजी 13 का लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, एसडीजी 14 मतलब भूमि के नीचे जीवन, एसडीजी 14 का मतलब है भूमि के नीचे जीवन जल, और एसडीजी 15 का है भूमि पर जीवन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपकी व्याख्या में भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 138 में। ये समाचार पत्र पत्रिका है, उनके स्वदेश प्रकाशन का स्थान है। तो स्वदेश जो है वो निकलती थी आपके गोरखपुर से, स्वदेश गोरखपुर से। भारत बंधु आपके निकलती थी हाथरस से, ठीक है। सत्यवादी कहाँ से निकलता था? आगरा से। और शक्ति निकलती थी अल्मोड़ा से। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही चीज़ आपकी व्याख्या में दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है, आपको एलबीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो इसमें जो लीड बैंकिंग स्कीम है, ये एलबीएस का फुल फॉर्म थी। उस समय लीड बैंकिंग योजना 1969 में सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड कॉलोनी, जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती? तो वो बोलीविया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में आपको याद रखना है कि बोलीविया दक्षिण अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। सूरीनाम, पेरू, उरुग्वे दक्षिण अफ्रीका के तटीय देश है। दक्षिण अमेरिका में पराग्वे भी स्थल रुद्ध देश है। तो आप याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में 2 देश स्थल रुद्ध हैं। कौन कौन से? बोलीविया और पराग्वे। नेक्स्ट है भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्ट कानून कब पारित किया गया? तो 1996 का था। इसको पेशा एक्ट हम लोग बोलते हैं, पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट इसको बोलते हैं। ये 1996 का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सारी व्याख्या में। अगला है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था? तो ये दिया था शाहजहां ने, आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बनारस तथा इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। कविंद्र कल्पतला में इन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि कविंद्र कल्पतला किसकी रचना है? तो ये है आपके कविंद्र आचार्य सरस्वती का, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आप सबको पता है लोकटक झील में है। और ये कहाँ पड़ता है, ये आपके पड़ते हैं मणिपुर में। मणिपुर राज्य वैसे भी चर्चा में है, ये आपको याद रखना है। और इसी मणिपुर झील में जो लोकटक झील है उसमें संगाई हिरण पाया जाता है, इसको कि डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ये डांस करने वाला हिरण होता है, ठीक है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का अकेला तैरता हुआ उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो ये आपकी जो महानदी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का अपवाह क्षेत्र 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र 87,900 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, अहरौरा, बघेलखंड, अडवा और बदुआ, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका जो बदुआ बांध है वो यूपी में नहीं है, क्योंकि वो बांका बिहार में है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बदुआ बांध कहाँ है, बांका बिहार में। आगे हम देख लेते हैं अहरौरा बांध कहाँ है, मिर्जापुर में। अडवा बांध मिर्जापुर में। बघेलखंड बांध बलरामपुर में। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, बघेलखंड बांध बलरामपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 146 नंबर, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं, तो ये आपको पता है ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित रहे हैं, ठीक है। इनकी व्याख्या देखते हैं कि ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। इनका संबंध जाति विरोधी आंदोलन से था। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 पुणे महाराष्ट्र में की थी और गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला देखते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा तप्त होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आप ऐसे एज इट इज रट लिया करिए, इस टाइप वाले सवाल ये ऐसे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर करंट का सवाल बीच में आ गया कि 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या रखा गया, तो CUET उस समय लागू किया गया था आपके BA में प्रवेश लेने के लिए। एक ही परीक्षा होगी सभी विश्वविद्यालयों के लिए, उसके बाद अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग कट ऑफ वगैरह जारी करेंगे, जो आजकल चल रहा है वही को दिया गया है। अब हम नेक्स्ट हमारे 2 सवाल बचे हैं। 149 नंबर सवाल है, ये यूनियन ट्रेड दिया हुआ है और किस दल से संबंध है ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीय मजदूर संघ जो है इसका संबंध जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, अर्थात वर्तमान BJP से इसका संबंध है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, यानी जो वर्तमान में कांग्रेस है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संबंध किससे है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से है, ठीक है, इससे। और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध किससे है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ये आप देख सकते हैं, आपकी व्याख्या दी हुई है और उनकी स्थापना कब हुई थी ये भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा लास्ट सवाल है 2022 का कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो ये मिलता है आपके बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में आर्सेनिक से प्रदूषित जल मिलता है। बांग्लादेश से लगा हुआ भारत का पश्चिम बंगाल है, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी आर्सेनिक वाला जल मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट 150 सवालों को, उनकी व्याख्या को अच्छे से देख लिया है। अगर आपने 2023 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह हम अपनी श्रृंखला को चलाते रहेंगे, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अब अगली वीडियो में हम अब ये वाला 2021 का पेपर कंप्लीट देखेंगे, वो भी आपको एक दिन में मिल जाएगा अगले दिन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहे हो तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, जिनको ज़रूरत है, आपको लग रहा है PYQ देखना चाहिए उनको, ठीक है। और लाइक वगैरह भी आप कर सकते हैं आपका मन हो तो, और कमेंट वगैरह भी कर दिया करिए कुछ अच्छा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, 2021 का पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपने 23 वाला नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।